हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मिशन बिहार बोर्ड में। दोस्तों आज हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मॉक टेस्ट। दोस्तों आज है संडे और हम लोग लेके आए हैं संडे मॉक टेस्ट। हम लोग इस तरह से अब हर संडे को क्या करेंगे, नए नए मतलब चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन हर संडे को एक चीज़ होगा कॉमन है, वो है आपका मॉक टेस्ट। क्या होगा वो? मॉक टेस्ट। हम लोग मॉक टेस्ट के थ्रू क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसका रिवीजन करेंगे, अच्छे से चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग समझेंगे और बाद बाकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से हमारा बोर्ड एग्जाम भी क्या होगा, जो क्वेश्चन होगा वो हमें ईजी और भी लगने लगेंगे, है ना। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे किसका? आज हम लोग बात करेंगे साइंस में जो हम लोग जो पढ़ते हैं या जो हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में कहीं भी पढ़े होंगे, उन चीज़ों का हम लोग आज क्या करेंगे, मॉक टेस्ट के थ्रू अपने तैयारी की जांच करेंगे, परखेंगे आप कितना सवाल बना पाते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम लोग विस्तार से बात करेंगे। हम लोग जो नए सिलेबस है, बिहार बोर्ड का नए सिलेबस के आधार पर क्या करेंगे, हम लोग मॉक टेस्ट को लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस और भी होते जाएगा और इस तरह से हमारी जो चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा आसान और बेहतर होते चले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट से पहले लगाने से पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन से शुरू करना चाहूँगा आज की वीडियो को, कि सुबह पढ़ो या फिर रात को पढ़ो, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनना है तो एक दिन अपने आप को क्या करना है, मतलब यदि आपको सफल अपने आप को बनाना है तो आप दिन में पढ़िए या रात में पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का याद रखिएगा। लेकिन आपको पढ़ना, आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। हम लोग एक नए सीरीज लेके आए हैं संडे मॉक टेस्ट। ये संडे मॉक टेस्ट क्या है? ये संडे मॉक टेस्ट आपको हर संडे को प्रत्येक मतलब रविवार को क्या होगा, आपका टेस्ट होगा, जो अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन बाद में ये सब चीज़ों को हम लोग लाइव करेंगे धीरे धीरे। आप लोगों का प्यार रहा तो ये पहला क्या बोलते हैं कि आपका सीरीज का नंबर 1 पहला वीडियो है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा, या फिर सबसे अच्छा तरीका ये है कि क्या कीजिए, आप कॉपी में क्या कीजिए 1 से 30 तक लिख लीजिए। अब आप अपना क्या कीजिए, आंसर अपने वीडियो को पॉज करके हम मेरे आंसर देने से पहले लिख लीजिए, और आप कितना सही हुआ आपका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख देना है आप, या फिर हमें अपने इंस्टाग्राम में भी क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम में भी भेज सकते हैं आपका कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये साइंस केमिस्ट्री का सवाल है। आपका जो क्लास 10 का जो साइंस है उसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स है, तो उसमें मैं तीनों का क्वेश्चन इसमें आपको डाला हूँ, और आपको क्या करना है, इसका पहले क्वेश्चन का आंसर खुद से सोचना है, तब इसका आंसर क्या करना है, आपको अपने कॉपी में लिखना है, या फिर इसको सोच के, जैसे आपको मान लीजिए आंसर कितना, एक का मान लीजिए ए हुआ, कितना हुआ, ए हुआ, तो इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। उसी तरह मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कितना हुआ, आपका बी आंसर है, आपके मतलब मन में आया तो उसको बी लिख लीजिएगा। हो सकता है बी ना हो के सी हो, तो इसको आप गलत कर दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपना तैयारी को परखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहला है आपका CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट उसको बोलते हैं। उसके अगला है मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3। उसी तरह उसका अगला क्या बोलते हैं कि आपका तीसरा ऑप्शन है CaHCO3 का होल 2। उसका ऑप्शन डी है आपका नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है? तो आपको भी पता है कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो इसको याद रखिएगा। अब अगला बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात है। मतलब क्वेश्चन कहता है कि हमारा जो जल है जिसका सूत्र होता है H2O, इस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, परमाणु की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। किसका अनुपात पूछ रहा है? परमाणु की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो परमाणु की संख्या का अनुपात देखिए यहाँ पर, इसमें हाइड्रोजन का परमाणु कितना आपको दिख रहा होगा सर, इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या 1 है, कितना है, 1 है। सॉरी यहाँ पे कितना, यहाँ पे दिख रहा होगा 2 लिखा हुआ है, तो इसकी परमाणु संख्या कितना हुआ, इसका जो परमाणु संख्या हुआ कितना हुआ, ये आपका 2 हुआ, किसका, हाइड्रोजन का। और बात करें ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन का 1 है, कितना है,
1 है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 2:2 क्या हुआ? 1 हुआ। तो 2:1 कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल था आपका दूसरा क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का था। अगला सवाल है हमारा बायोलॉजी से। सवाल क्या कहता है? सवाल क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो भाग है जो संबंध किससे है? मतलब जो हमारा किडनी है, जो वृक्क है, वो किससे संबंधित, मतलब एक तंत्र है जो, मतलब जो भाग है वो संबंधित किससे है? पोषण से है, शोषण से है, उत्सर्जन से है, परिवहन से है। तो हम लोग जब क्या करेंगे, जब हम लोग पढ़ रहे थे उत्सर्जन, तो हमने आपको बताया था कि जो वृक्क होता है, जो किडनी होता है, वो किडनी किससे संबंधित है? उत्सर्जन संबंधित है ना। तो ये किडनी जो है, वृक्क जो है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन संबंधित है। और इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वो प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है, क्या कहलाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि जिस प्रक्रिया द्वारा क्या होती है, हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का उत्पादन होती है, उसे पोषण कहते हैं, या शोषण कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, या फिर उत्तेजनशील कहते हैं। तो आप लोगों ने क्या बोलते हैं कि पढ़ा होगा कि जिनके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग पोषण कहते हैं ना। तो ये आपका क्या हुआ? या फिर शोषण कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। अगला सवाल कहता है आपका, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? मतलब कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए कौन सी क्रिया का होना लाजमी है? पहला कहता है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा कहता है आपका उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, तीसरा कहता है शोषण, और ऑप्शन नंबर डी कहता है चलन। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग यदि सांस के बगैर नहीं रह सकते हैं, सांस हर एक प्रत्येक जीव के लिए जरूरी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, शोषण। सांस लेना सभी सजीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? मतलब कि कौन सा क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, उसको आपको चेक करना है। पहला कहता है, वो सेम सवाल है, सॉरी ये सवाल तो हमने बनाया। अगला सवाल कहता है मानव हृदय। छठा सवाल कहता है मानव हृदय में पाया जाते हैं, मानव हृदय में क्या पाया जाता है? 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम, 5 वेशम। मतलब कि जो मानव का जो दिल है, जो हृदय है, उस हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? कितने वेशम होते हैं ना। तो जो दिल होते हैं उसमें कितने वेशम होते हैं? 4 वेशम होते हैं। कितने वेशम होते हैं? 4 वेशम। 2 आलिंद 2 नीले होता है ना। कुल मिलाकर के 4 वेशम पाया जाता है मानव हृदय में। मानव का दिल में कितने वेशम, कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 वेशम होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रक्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, या फिर प्रकाश का। तो प्रकाश संश्लेषण में आप लोगों ने समीकरण याद रखा होगा, है ना, कि हमारा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो क्या होता है, जो क्या बोलते हैं कि आपका प्रक्रिया प्रकाशन की होती है, प्रक्रिया होने के फलस्वरूप क्या बनता है? उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होती है? ग्लूकोज प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज का सूत्र क्या कहता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो ग्लूकोज जो होती है ये प्रकाश संश्लेषण का क्या है? आपका उत्पाद है, बोल सकते हो। अगला सवाल कहता है 8वां नंबर सवाल कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? फिजिक्स से सवाल है, क्लास 10 का। क्या कहता है सवाल? प्रकाश की किरणों के समूह क्या कहते हैं? पता होना चाहिए आपको। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, या फिर किरणपुंज कहते हैं, प्रदीप कहते हैं, या फिर प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये आपका था 8वां नंबर सवाल। अगला सवाल बात करेंगे 9वां नंबर सवाल, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश परावर्तन कितने नियम है? क्लास 10 का ये सवाल है। आप लोगों ने पढ़े होंगे कि प्रकाश परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सवाल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल 10वां नंबर सवाल कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस लेंस की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? लेंस में किसकी संख्या? मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। जबकि दर्पण में कितना होता है? 1 होता है फोकस की संख्या। आगे बात करेंगे अगला
11वां नंबर प्रश्न कहता है मत्स्य मतलब बोले तो आपका मछली, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मछली का मतलब मत्स्य का जो श्वसन अंग है कौन सा है? ये गलत होगा, कुछ यहाँ लिखा होगा। दूसरा फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी कहता है गिल्स, ऑप्शन डी कहता है नाक। तो पता होना चाहिए जो हमारा मछली होता है उसका श्वसन अंग क्या है, पता है? गिल्स है। क्या है? गिल्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं गलफड़ा। तो ये गिल्स या गलफड़ा किसका? मत्स्य का, मछली का श्वसन अंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस तरह से 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 12, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो लवक होते हैं क्या होते हैं? जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक, हरित लवक। तो क्लोरोफिल जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों, पौधे के पत्तियों में पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है हमारा पौधा या हमारे जो पौधे की जो पत्तियां होती है हरी हरी होती है। और क्लोरोफिल के कारण क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। इसी वजह से क्या होती है? पत्तियां हरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब आंसर ए। अगला सवाल बात करेंगे। 13वां नंबर सवाल कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? आप लोगों ने पोषण की अलग अलग विधि पढ़े होंगे। तो बात करते हैं कि जो हमारा कवक है ना, ये जो कवक होता है इस कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाती है? तो याद रखिएगा कि जो कवक होती है वो क्या होती है? वो सड़े गले चीजों का अवशोषण करते हैं। वो सड़े गले चीजों का क्या करते हैं? वो उसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं पोषण के रूप में। इसी वजह से कवक क्या है? एक मृतजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृतजीवी पोषण की विधि के अंतर्गत आते हैं। इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल बात करेंगे। अगला सवाल कहता है 14वां नंबर सवाल कहता है रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा था उत्सर्जन चैप्टर में कि जो हमारा रेजिन है, जो हमारा गोंद है, ये क्या है? ये पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है? पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है रेजिन और गोंद। तो ये रेजिन और जो गोंद होता है पौधे के किस भाग में संचित रहता है? फ्लोएम में, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स में, छाल में या पुराने जाइलम में? तो ये जो रेजिन और जो गोंद होता है ये पौधे के कहाँ पर? पुराने जाइलम में क्या होता है? स्टोर होता है, जमा होकर रहता है। तो याद रखिएगा आपका जो रेजिन और गोंद होता है कहाँ पर संचित रहता है? पुराने जाइलम में। अगला सवाल 15वां नंबर सवाल पढ़ेंगे। 15वां सवाल कहता है कि रक्त क्या है? तो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो हमारा उत्तक होता है कई प्रकार के होते हैं ना। तो उत्तक जो होती है कई प्रकार की होती है, उनमें से पढ़ा हुआ उत्तक तरल संयोजी उत्तक। क्या पढ़ा आप लोगों ने था? क्या पढ़ा था आप लोगों ने? आप लोगों ने पढ़ा होगा तरल संयोजी उत्तक। तो ये तरल संयोजी उत्तक पता है कौन है? ये तरल संयोजी उत्तक है हमारा रक्त। कौन है? ब्लड। तो ये जो रक्त जो होता है ये क्या है? सवाल पूछा है क्या कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है या कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर खुद लिखा हुआ तरल संयोजी उत्तक। इसका मतलब ये कि रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल क्या है? उत्तक है, मतलब बोले तो तरल संयोजी उत्तक है। तो याद रखिएगा रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ना कि कोशिका, ना कि पदार्थ, ना कि मतलब कुछ। याद रखिएगा क्या होता है? रक्त एक आपका उत्तक है। अगला सवाल कहता है आपका 16वां नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क है, अग्नाशय है, आंख है या कोई नहीं? तो उत्सर्जी अंग किसको बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए। उत्सर्जी अंग ऐसे अंग को कहते हैं जो हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को, बेकार पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों क्या होती है हमारे शरीर से बाहर निकालती हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो वो कौन सा अंग है? वो हमारा वृक्क है। कौन है? किडनी जिसको बोलते हैं, वो हमारे शरीर से क्या होती है? बेकार पदार्थों को निकालती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए 16वां नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा, वृक्क। अगला बात करेंगे क्वेश्चन कहता है 17वां नंबर सवाल कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाली एक रोग है। मतलब कि हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, उसके अंदर कौन चीज की मतलब आयरन की कमी यदि हो जाएगी तो आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? टीबी हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा या फिर उच्च रक्तचाप होगा। तो याद रखिएगा कि जब हमारे खून में क्या होती है, ब्लड में जब क्या होती है आपका आयरन की कमी होती है ना, आयरन की जब Fe की कमी होती है, Fe की जब क्या होती है कमी होती है, तो उसके कारण कौन सी रोग होती है? तो वो रोग होती है आपका कौन सा? वो रोग होती है आपका एनीमिया। कौन सा रोग? एनीमिया रोग हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी 17वां नंबर सवाल का सही हो जाएगा। अगला बात करेंगे
अगला बात करेंगे हम लोग 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कहता है कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? क्या पैरामीशियम में पाया जाता है, या फिर यूग्लिना में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा होगा कि जो हमारा कुटपाद होता है सर, ये पादप को किसमें पाया जाता है? ये हमारा पाया जाता है अमीबा में। किसमें पाया जाता है? अमीबा में। और इस कुटपाद के सहायता से अमीबा क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। भोजन जो अमीबा ग्रहण करता है पकड़ता किसके द्वारा? ये पकड़ता है कुटपाद की सहायता से, भी याद रखिएगा। अगला बात करेंगे सवाल। अगला नंबर सवाल कहता है 19वां नंबर सवाल कहता है स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा को हिंदी में बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं हिंदी में स्टोमाटा को? स्टोमाटा को हिंदी में बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। तो इस रंध्र जो होती है, ये रंध्र पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पौधे की पत्तियां होती है उसमें पाया जाता है छोटे छोटे छिद्र, उन्हीं छिद्रों को बोलते हैं स्टोमाटा, जिसकी सहायता से क्या करते हैं पौधे जो होते हैं उन छिद्रों की सहायता से ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन को निकालता है और CO2 का ग्रहण करता है। सीधा सीधी बोले तो पौधे जो होते हैं वो अपने श्वसन क्या बोलते हैं, अपने जो मतलब अपने इस्तेमाल होने वाले जो गैस होती है उसका आदान प्रदान, श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करता है? स्टोमाटा के द्वारा करता है। और स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? ये स्टोमाटा पाया जाता है पौधे के पत्तियों में। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा 19वां नंबर सवाल। अगला 20वां नंबर सवाल बात करेंगे। 20वां नंबर सवाल कहता है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? देखिए प्रकाश संश्लेषी अंग बोले तो हिस्सा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग बात पूछ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग क्या पत्ती में होता है, या स्टोमाटा में, गरेना में, या हरित लवक को? तो प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते किसको? पत्ती को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्ती को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग। और मैं आपको बताया था अभी पिछले लेक्चर में, या फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि पत्ती जो होती है पौधे का क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि पत्ती में ही क्या होती है? पौधे का भोजन बनता है। इसी वजह से पत्तियों को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है, या फिर पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। याद रखिएगा 20वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात करेंगे 21वां नंबर सवाल। 21वां नंबर सवाल कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री से सवाल है। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया, लोहा जो होता है उसको जिंक से क्या करते हैं? लेपते हैं। जो हमारे पास लोहा जैसे दरवाजे खिड़कियां जो होती है उस पर क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं ना। तो उस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, या विद्युतीकरण कहते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारा जो क्या बोलते हैं कि लोहा है उस पर जब जिंक से लेपित करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 21वां नंबर सवाल। अगला सवाल बात करेंगे 22वां नंबर सवाल कहता है Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? Al2O3 और क्या बनाता है? 2Fe बनाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या मतलब किस प्रकार की है आपको ये चेक करना है। मतलब आपका एक समीकरण दिया हुआ है, इस अभिक्रिया को देख करके आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर आप खुद सोचिए, खुद देखिए, चेक कीजिए कि हमारा जो Fe है, हमारा क्या है? जो Fe है Fe2O3 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? एल्यूमिनियम के साथ। किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अभिक्रिया करके समझना क्या बनाता है? बनाता है Al2, क्या बनाता है? Al2O3 प्लस क्या बनाता है? 2Fe बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो आपका O3 है, इस O3 को क्या किया पता है? इस O3 को एल्यूमिनियम के साथ क्या किया? क्रिया किया। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को निकाल करके Fe को बाहर करके विस्थापित किया। किसको विस्थापित किया? Fe को विस्थापित किया। समझना गौर से। इस समीकरण में क्या हुआ? आपका Fe मतलब बोले तो आपका लोहा जो हुआ है क्या हुआ? विस्थापित हो गया है। विस्थापित होकर के एल्यूमिनियम क्या बनाया? आपका एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। इसी वजह से यहाँ पर हुआ क्या है? इसी वजह से यहाँ पर एक चीज का विस्थापित हुआ। किसका? सिर्फ Fe का। इसी वजह से ये कौन सा मतलब अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है? केवल एक पदार्थ का विस्थापित होगा। मतलब एक ही चीज विस्थापित होगा ना। तो यहाँ पर एक ही चीज विस्थापित हो रहा है। कौन विस्थापित हो रहा है? आपका हो रहा है Fe अलग हो रहा है ना इस अभिक्रिया में। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला बात करेंगे सवाल। अगला नंबर सवाल कहता है कि 23वां नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित समीकरण है
आपका H2O जो समीकरण दिया हुआ है H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया क्या बनाता है, 2HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो सवाल कहता है कि सर ये जो आपका अभिक्रिया दिया हुआ, ये अभिक्रिया किस प्रकार अभिक्रिया है, क्या एक अपघटन अभिक्रिया है, क्या संयोजन अभिक्रिया है, क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है या फिर एक विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अलग है, यहाँ पर क्लोरीन अलग है, ये अभिक्रिया करके आपस में मिल गया, संयोजित हो गया, जुड़ गया, अर्थात एक तरह से क्या बन गया, आपका HCl बन गया। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर दो अलग अलग या क्या हुआ है, दो अलग अलग यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण किया है। समीकरण तो क्या बोलते हैं कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि दो हमारे पास जो यौगिक है वो आपस में जुड़ गया, इसी वजह से इसको बोलेंगे क्या, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला नंबर सवाल बात करेंगे 24वां नंबर सवाल, 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 100 पोषी पोषण किसे कहते हैं, याद रखना चाहिए आप लोगों को, मतलब ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या होता है, अपने भोजन का निर्माण, अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, उससे 100 पोषण, उसे क्या कहते हैं 100 पोषण, मतलब प्रक्रिया को बोलेंगे 100 पोषण, और जीव का नाम हो जाएगा 100 पोषी, है ना। तो 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या क्या, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मतलब कि ये जो आपका क्वेश्चन है पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण वाला जो सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब जो 100 पोषी जो पौधे खाना स्वयं बनाते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। तो क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त सभी, तो सभी के सभी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला बात करेंगे 25वां नंबर सवाल। 25वां नंबर सवाल कहता है 100 पोषी पोषण के लिए, सॉरी सवाल रिपीट हो रहा है। 26वां नंबर सवाल कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, रात में होता है, दिन में होता है, या रात दिन होता है, या सुबह शाम होता है। आप लोग खुद सोचो ना, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, प्रकाश जरूरी, क्लोरोफिल जरूरी है, खनिज लवण जरूरी है, हरित लवण जरूरी है। तो इन चारों चीजों में प्रकाश तो जरूरी है। प्रकाश कब मिलेगा, तो रात को तो मिलेगा नहीं, वो तो मिलेगा दिन को। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो वो होती है दिन में। कहाँ होती है, दिन में होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता कब है, दिन में। ऑप्शन नंबर बी 26वां नंबर सवाल का राइट हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे आपका 27वां नंबर सवाल। 27वां नंबर सवाल कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर के में बहुत सारी ग्रंथि पाई जाती है ना। तो पूछ ये रहा है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है आपका लीवर, जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, यकृत। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, यकृत। जिसका वजन पता कितना होता है, लगभग कितना, लगभग 1.5 kg। कितना होता है, लगभग 1.5 kg होता है किसका, यकृत का वजन। तो याद रखिएगा मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है क्या, यकृत या लीवर, जिसका वजन कितना होता है, लगभग 1.5 kg। 27वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल बात करेंगे आपका 28वां नंबर सवाल, समतल फिजिक्स से है। सवाल कहता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है। आप लोग समतल दर्पण जो आप घर में यूज करते हैं, जिसमें आप लोग अपने अच्छे फेस देखते हैं, है ना, तो वो पूछ रहा है कि उसमें किस तरह के दर्पण आपका प्रतिबिंब मतलब बनाता है, वास्तविक बनाता है या फिर काल्पनिक बनाता है या फिर दोनों बनाता है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जो दर्पण यूज करते हैं घर में अपने फेस देखने के लिए, तो उसमें जो आपका फेस बनता है दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे बनेगा तो जाहिर सी बात है वो वास्तविक तो होगा नहीं, वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 28वां नंबर सवाल का सही हो जाएगा। अगला बात करेंगे आपका 29वां नंबर सवाल, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। मतलब कि अमीबा जो होता है भोजन किसके द्वारा अपना शरीर के अंदर ग्रहण करता है। पहला ऑप्शन नंबर ए है कुटपाद, दूसरा ऑप्शन कहता है परिवहन, ऑप्शन नंबर सी कहता है भोजन राजधानी, ऑप्शन नंबर डी कहता है केंद्रक। तो जो कुटपाद जो अमीबा होता है वो क्या करता है पता है, भोजन का अंतःग्रहण वो कुटपाद की सहायता से करता है। किसकी सहायता से करता है, कुटपाद की सहायता से क्या करता है, भोजन को पकड़ता है, अंतःग्रहण करता है। इसी वजह ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला बात करेंगे हम लोग लास्ट सवाल, इस वीडियो का लास्ट सवाल कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। मतलब कि हमारे पास जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं दान करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना जो यौगिक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, या विरुद्ध संयोजी यौगिक कहते हैं, या फिर कार्बनिक यौगिक कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उससे बने यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। यौगिक लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सहसंयोजी यौगिक। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने यौगिक को क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो ये था 30 ऑब्जेक्टिव। इस संडे मॉक टेस्ट में आपने 30 सवाल में से कितना आपका सही हुआ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको ये 30 सवाल आसान लगा है, या 30 सवाल में से कोई भी सवाल आपको डाउट आपको लग रहा है, या फिर तीनों सवाल में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। अब बात यहाँ पर ये कि ये जो 30 सवाल है मैंने जो कराया, इस तरह के आपके हर संडे अलग अलग सब्जेक्ट पर, या फिर अलग अलग क्या बोलते हैं कि आपका अलग अलग चीज़ों पर ये सब इस तरह के आपका संडे मॉक टेस्ट होते रहेंगे। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है और भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, इस तरह के जो सवाल लगा रहे हो, कहीं ना कहीं आप रिवीजन भी कर रहे हो, प्लस आपका एक तरह से अपना तैयारी की जांच भी कर रहे हो, परख कर रहे हो। तो इस तरह के वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को अभी के अभी क्या कीजिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यही कहूँगा कि इस चैनल के साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।